हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखते हैं और फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को काम आ सकता है, क्योंकि ये हर क्लास में होता है। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसका एक चैप्टर होता है। तो शुरू से हम देखते हैं, इसका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें जो सबसे पहले शेप्स में सिखाया जाता है वो होता है कि ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे मैथमेटिक्स में कर्व का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे कर किया है तो कर्व है और ऐसे किया है तो लाइन है। अभी इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कर्व एक लाइन भी हो सकती है। तो ओपन कर्व वो होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं से ही एंड किया है या नहीं। यहाँ पे जो डिफरेंट फिगर्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं फर्स्ट फिगर को देखती हूँ तो अगर मैं वहाँ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो घूम फिर के यहाँ पे पहुंच जाऊंगी ओरिजिनल पोजीशन पे। ये क्लोज्ड कर्व है, ओपन नहीं है। बी वाला भी, ये भी जो है ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, फिफ्थ भी क्लोज्ड है, बट ये सिक्स्थ जो है वो क्लोज नहीं है, ओपन है। आपको दिख रहा है ना? तो ये बहुत इजी है समझना। ओपन मतलब जो ओपन है, जिसमें जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे एंड नहीं हुआ है वो। और क्लोज्ड मतलब ये पूरा एक एरिया एनक्लोज करता है। अगर इसी को आप बंद कर दोगे तो ये क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। इसमें कर्व्स भी आ जाएंगे, लाइंस भी आ जाएगी। ओके, ओपन कर्व इज द कर्व in which the starting point of the figure is different and end point is different and it is open. यहाँ पे कोई एक एरिया enclose नहीं हो रहा है इसमें। ओके, then we come to simple curve. simple curve ये होता है कि जिसमें कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, और एक सिंगल एरिया ही वो enclose कर रहे हैं। जैसे ये लाइन, ये वाला जो है ये सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एरियाज हैं। ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ये भी नहीं होगा सिंपल कर्व। बाकी ये सारे 1, 2, 5th, 6th और 7th ये सिंपल कर्व होंगे। और ये जो बाकी के तीन हैं, 3rd, 4th और 8th, ये दे आर नॉट सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें एक तो पेन उठ गई है आपकी इसको बनाते समय, या फिर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर इसमें ये एक डिफरेंट एरिया है और ये जो है वो एक डिफरेंट एरिया है। तो सिंगल एरिया एनक्लोज होना चाहिए सिंपल कर्व में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सिंपल कर्व। लाइंस एक तो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए उसको ड्रॉ करते समय, और पेन भी नहीं उठना चाहिए। अब इसमें ये दोनों चीजें नहीं हो रही है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, बट इसमें दो दो एरियाज एनक्लोज हो रहे हैं। तो जो लाइंस है वो एक सिंगल एरिया एनक्लोज करना चाहिए। ओके, नाउ वी सी व्हाट आर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स एक ऐसे फिगर है जो कि क्लोज्ड कर्व है, ओके, और सिंपल कर्व, और इट इज मेड अप ऑफ 3 और मोर साइड्स। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन जो होता है वो होता है ट्राइंगल। ओके, और इसमें कर्व लाइंस नहीं होंगी पॉलीगॉन में, ये लाइन से बनता है। पॉलीगॉन जो होता है वो कर्व से नहीं बनता, लाइन से बनता है। तो क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइंस इज नोन एज पॉलीगॉन। तो ये ट्राइंगल से शुरुआत होती है, 3 साइडेड फिगर। 4 साइडेड क्लोज फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन जो कि पांच लाइन से बनता है, देन हेक्सागन जो कि 6 लाइन से बनता है, हेप्टागन या सेप्टागन भी बोल सकते हैं जो कि 7 लाइन से बनता है, ऑक्टागन जो 8 लाइन से बनता है, नोनागन 9 एंड डेकागन 10। इसके अलावा 11 और 12 भी पढ़ते हैं। हेन डेकागन इज 11 साइड एंड दो डेकागन मीन्स 12 साइड्स। ये अभी नया थोड़ा सा ट्रेंडी आया है, क्योंकि 10 तक तो सब बच्चों को पता ही होता है इनके नाम। 11 और 12 थोड़े से न्यू हैं। अब हम डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे जब हम ये देख रहे थे पॉलीगॉन्स, तो ये इनकी साइड्स कहलाती है। इसमें 4 साइड्स हैं, ये जो बाहर की तरफ है बाउंड्री, ये साइड्स कहलाती है। ओके, अब डायगोनल्स किसे कहते हैं? जब भी किसी भी पॉलीगॉन में ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब एक तो ये दो वर्टेक्स हैं जो एडजेसेंट है, एक दूसरे के नेक्स्ट है, तो ये इनसे शेक हैंड तो कर ही रहा है, लेकिन जब अपोजिट वर्टेक्स से जो इससे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है उससे हम ज्वाइन कर देते हैं किसी भी पॉइंट को, तो वो डायगोनल बन जाता है। इसका जैसे मैं आपको एक पेंटागन लेके बताती हूँ। सपोज ये 3, 4 और 5 साइड। अब ये अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करें तो ये अपने दो बाकी के पड़ोसियों से तो ज्वाइन हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा ये दो और भी हैं जिनसे ये ज्वाइन नहीं है, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली ऐसा हम ये ए पॉइंट को हमने कंसिडर किया, अब हम बी को भी कंसिडर करेंगे। बी जो है वो ए से और सी से, जो उसके पड़ोसी हैं, उससे तो ज्वाइंट है ही, लेकिन ये बाकी ई और डी से ज्वाइन नहीं है,
तो इन दोनों से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली इफ यू लुक एट पॉइंट सी, तो सी जो है वो डी और बी से ज्वाइंट है, बट यदि मैं बाकियों से ज्वाइन कर दूं, जैसे अभी ये फिलहाल ई से ज्वाइन नहीं हुआ है, ए से हमने ज्वाइन करा हुआ है इसे ऑलरेडी, और डी अब बाकी सबसे ज्वाइन हो चुका है, तो ये सारे इसके डायगोनल्स कहलाएंगे। ओके, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एक पॉलीगॉन के डायगोनल्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। मतलब जितने भी साइड्स है, जैसे अभी हमने पेंटागन बनाया तो पेंटागन में 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 2/2, तो ये हो गया 5 इंटू 2/2, तो ये 5 डायगोनल्स बनेंगे। एक बार हम काउंट कर लेते हैं पेंटागन में 5 डायगोनल्स बने हैं या नहीं। तो एक है AC डायगोनल, एक है AD डायगोनल, एक है AC डायगोनल और AD डायगोनल, फिर है हमारा BE एंड BD, देन C। बस, तो ये सारे हमारे डायगोनल्स हो गए। ओके, 5 डायगोनल, ये दो जो ब्लू में थे AC और AD, दो जो ऑरेंज में थे BE और BD, और CE जो कि रेड में है। तो ये सारे 5 डायगोनल्स हो गए। सिमिलरली अगर हम हेक्सागोन में देखें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 दैट इज 3/2, तो 2 3 ज़ा 6, तो हेक्सागोन में हमें 9 डायगोनल्स मिलेंगे। ओके, आप खुद ये ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर कॉनकेव पॉलीगॉन्स एंड व्हाट आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। कॉनकेव पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें हर एक एंगल 180 से छोटा होता है, लेस देन 180। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो रिफ्लेक्स एंगल है, जैसे आप अगर कॉनकेव पॉलीगॉन देखते हो तो ये वाला जो एंगल है इंटरनल एंगल, वो एक रिफ्लेक्स बन रहा है, मतलब 180 से बड़ा बन रहा है, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन होंगे। देखो इसमें इंटरनल एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है जो कि 180 से बड़ा है, तो ये सारे कॉनकेव पॉलीगॉन्स है। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारे इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो 180 से बड़े होंगे। एक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्स नहीं हो सकते। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं वो अंदर की तरफ ही आएंगे। ठीक है, पॉलीगॉन के अंदर की तरफ ही आएंगे, लेकिन इसमें कॉनकेव पॉलीगॉन में एक आधी डायगोनल तो ऐसा होगा जो बाहर आएगा। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें ये डायगोनल जो है वो बाहर आ रहा है, इसमें ये डायगोनल बाहर आ रहा है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाहर आ सकते हैं, कॉन्वेक्स में डायगोनल्स जो है वो अंदर ही आते हैं। तो इसके दो चीजें हैं पहचानने के लिए, एक तो इंटरनल एंगल सारे के सारे लेस देन 180 होंगे, कोई भी रिफ्लेक्स नहीं होगा, और दूसरा कि इसके सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ ही आएंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन और व्हाट आर इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके की सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन होगा, उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के हो जाते हैं। ओके, वैसे ही पेंटागन रेगुलर मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल आते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन रोम्बस नहीं है। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल हैं बट उसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज उसके सारे साइड्स बराबर नहीं है। एंगल्स तो हैं बराबर बट साइड्स बराबर नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में साइड भी बराबर होना चाहिए, सारे साइड्स भी बराबर होने चाहिए और सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो ये सारे इरेगुलर पॉलीगॉन्स के शेप्स आपको दिखाए गए हैं, उसमें या तो साइड्स बराबर नहीं है या फिर एंगल्स बराबर नहीं है। अब अगर हम एक पॉलीगॉन लेते हैं, कोई सा भी पॉलीगॉन ले लेते हैं, तो उसमें इंटरनल एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखो मैं इंटीरियर एंगल्स को ब्लू से मार्क कर रही हूँ, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए इसके जो अंदर की तरफ हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो बाहर की तरफ होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सटीरियर, अगर मैं किसी साइड को बढ़ाऊंगी तब फिर वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैं ये वाली साइड को बढ़ा रही हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं BA को बढ़ा रही हूँ, B से A की तरफ बढ़ा रही हूँ, और अगर C से A की तरफ बढ़ा रही हूँ, तो ये यहाँ पे 2 2 3 3 एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं।
ओके। जब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं इसमें, वैसे तो क्वेश्चन में कोई भी एक्सटीरियर एंगल दिया जा सकता है हमें फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो यदि मैं सपोज ये ABCD है पॉलीगॉन, और यदि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज इसे एक्सटीरियर एंगल बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने A से B की तरफ इससे एक्सटेंड किया है, तो अब मैं इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही सारे एक्सटीरियर एंगल बनाऊंगी। B से C की तरफ, C से D की तरफ, D से E की तरफ, और ये जो एक्यूट वाला पार्ट है ये सारे एक्सटीरियर एंगल लूंगी, है ना। अब ऐसा नहीं कि इधर भी एक्सटीरियर एंगल बना दिया, आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है ऐसा, बट हम जब एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये वाला जो है नहीं बनेगा, सारे एंटी क्लॉकवाइज में बन रहे हैं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज में ही बनेंगे, और इसमें जितने साइड्स होते हैं उतने एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, 5 एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएंगे इसके। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल में आपको ध्यान देना है, इसके 5 इंटीरियर एंगल होंगे और 5 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो जिसके जितने साइड्स हैं उतने ही उसके इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब हम कुछ एक फॉर्मूलेज देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि इनके इंटीरियर एंगल का सम क्या हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीगॉन चाहे कोई सा भी हो, सारे पॉलीगॉन्स में एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होगा, भले वो ट्राइंगल हो, भले वो रेक्टेंगल हो, भले वो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, सब में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो आप आराम से, अगर अननोन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, आप इन सबको ऐड कर लो, ये हो गया 60 40 100 प्लस 70 प्लस 65, तो इन सब का टोटल होता है 235, और इसे हम 360 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ गया 125, तो एंगल y इज 125। रिमेंबर दिस थिंग दैट द सम ऑफ all the exterior angle of any polygon is 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन हुआ तो एक एंगल जो होगा, एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा 360 डिवाइड बाय n। मतलब जैसे अगर सपोज आपको पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता करना है तो आपको 360 डिवाइड बाय 5 करना रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो पेंटागन के जो रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री ही रहेगा। ओके, अब हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स पे। आपको तो पता ही होगा कि एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम 180 होता है हमेशा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब अगर मैं एक ट्राइंगल से बड़ा पॉलीगॉन बनाती हूँ, लेट्स टेक अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, तो उससे हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंगल्स का सम होगा वो 180 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसके सारे एंगल्स जो होंगे वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं एक पेंटागन लेती हूँ, तो पेंटागन में यदि देखा जाए तो एक पॉइंट से मैं 1 2 ये टोटल 3 ट्राइंगल्स बना सकती हूँ, तो इसके एंगल्स का सम हो जाएगा 180 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरीके से एक पैटर्न होता है जो हर पॉलीगॉन फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी साइड्स है ना, जितने भी साइड्स हैं इस पॉलीगॉन के, उससे 2 कम इतने ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हम मेरे टोटल एंगल्स का सम आ जाएगा, सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो एक पेंटागन में सारे एंगल्स का सम 540 हो गया, और अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो फिर एक एंगल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, हम उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि एक ट्राइंगल में इसका जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स का वो होता है n-2 इंटू 180। आप इसको सिंपली याद कर लो, बट मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि n-2 कहाँ से आया, क्योंकि कोई भी जो पॉलीगॉन होता है वो 2 कम ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ये n-2 इसके 3 साइड्स हैं तो 3-2 मतलब 1 इंटू 180 इज 180, इसके सारे एंगल्स का सम 180 होगा। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4-2 दैट इज 2 इंटू 180, तो वो 360 उनका सम होगा। सिमिलरली एक पेंटागन है वो 5-2 दैट इज 3 इंटू 180, तो 540 उनके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। और
हेक्सागोन में 6 माइनस 2 इंटू 180, तो ये 4 इंटू 180 दैट इज 720 इनका सम होगा। देखो ये वाले फॉर्मूले को डायगोनल्स के फॉर्मूले से कंफ्यूज मत करना, ओके। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। और ये सम ऑफ ऑल एंगल्स का फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180, ओके। अब हम एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज n माइनस 2 इंटू 180। अगर हमें एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन का ही सिर्फ निकल सकता है, सारे पॉलीगॉन्स का नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर इरेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे इंटीरियर एंगल अलग अलग होंगे। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपको इस वाले फॉर्मूले को सिंपली डिवाइड बाय n करोगे तो आपका ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 और सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 बाय n। और अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स देखना है तो डायगोनल्स का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2. So this is all formula related to polygons. एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है पेंटागन, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसकी, तो ये पेंटागन हुआ। अब इसमें सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया 3 इंटू 180, मतलब 540 इन सब का सम हो गया। तो यदि हमें ये x निकालना है और तो हम देखेंगे 100 इन सारे एंगल्स को प्लस कर दूं, 100 प्लस 112 प्लस 113 प्लस 117, 442 इन सब का सम आ रहा है। तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो 540 में से 442 को लेस कर देंगे तो इट विल बिकम 98। तो एंगल x वुड बी 98। तो ऐसे हम एक अननोन एंगल को पता लगा सकते हैं पॉलीगॉन में। So this was all about polygons. नेक्स्ट वीडियो में हम quadrilaterals को डिटेल में देखेंगे। Till then आप polygons के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। And thank you very much for watching. Do good and all the best. Bye bye. 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.